हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे जेईई मेंस करीब आ गया है। तो मैं अभी आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जेईई मेंस के न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 2021 का 31 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसके क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इस बिना समय वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन का डायग्राम देख के डरना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन कहता क्या उस पर देखते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर विल बी। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपसे पूछा है वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो मैंने क्या किया कि इन सबको देखा कि इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ सकता है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये पूरा सीरीज में, ऐसे ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर आपस में सीरीज में। ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 2, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 15 इंटू 10/15 + 10, है ना। R1 R2/R1 + R2, ये आ जाएगा 150/25, जो कि आएगा 6, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2, इसका इक्विवेलेंट आएगा 6, इसकी ये 2 है। तो 2, 2 और 6, ये तीनों आपस में सीरीज हो जाएंगे। तो इनका ऊपर वाले ब्रांच में जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो आएगा 10 ओम रेजिस्टेंस। नीचे देखो, 4 और 4 का, 8 और 8 का 4 हो जाएगा, और 12 और 12 का अगेन 6 हो जाएगा। तो 4 और 6 ये दोनों आपस में अगेन क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो 4 + 6 अगेन 10। तो ऊपर भी 10 और नीचे भी 10। अब ये दोनों आपस में 10 और 10 क्या हो जाएंगे, 10 और 10, 10 और 10 आपस में पैरेलल हो जाएंगे, है कि नहीं, है ना। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 5। इस पूरे का ऊपर ये दिख रहा सर्किट, इसका इक्विवेलेंट आपको 5 ओम मिलने वाला है। ठीक है। अब इस इनकी जगह पे 5 ओम रख दिया हमने, और एक यहाँ पर 1 ओम एक्सटर्नल लगा हुआ था। इन दोनों को अगर देखा जाए ध्यान से तो इसमें जाने वाली करंट सेम है, एक सेम ही करंट जा रही है। तो ये दोनों सीरीज में है। 5 और 1 का इक्विवेलेंट आएगा 6, तो 6 आ गया। अब बैटरी से जो करंट गुजर रही है वो आई कितना हो जाएगा, वो आई आ जाएगा बैटरी का ईएमएफ डिवाइड बाई 6, है ना। तो हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। मतलब 2 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ से निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ जाएगा। अब ये करंट एक यहाँ जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा। ऊपर भी 10 ओम रेजिस्टेंस है, नीचे भी 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो इक्वल करंट डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये दो का अगर आप दो इक्वल हाफ करोगे तो 1 एम्पियर इधर, 1 एम्पियर इधर जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट रखता हूँ, एक्स और वाई, है ना। तो एक्स और वाई के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो V = IR लगाओगे, है ना। एक्स वाई के लिए आई कितना 1, आर कितना 6, आई आई 6 वोल्ट। अब हमने इसके क्रॉस ही क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये जो 2 पॉइंट थे इस डायग्राम में, यहाँ पे ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अगर x और y के बीच का पोटेंशियल जो है 6 वोल्ट है, तो वही पोटेंशियल 15 पर भी होगा, वही 10 पर भी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। वही चीज़ को मैंने यहाँ पे भी लिखा बच्चे। तो ये हमारा वो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 वोल्ट। आपको यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है, 6 लिखना है। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि स्क्वायर शेप्ड वायर विथ रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड इज 3 ओम इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ यूनिट इन यूनिट ऑफ ओम विल बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, देखना ये था। इससे इसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट करना है, और ये 2 पॉइंट है जिनके क्रॉस हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस ये होगा और एक रेजिस्टेंस ये हो गया। और देखो देख के क्लियर लग रहा है कि ये आर जो भी था, ये आर और ये आर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, है ना। आते हो उस पर देखना। ये हमने बनाया रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर। हर एक साइड का रेजिस्टेंस 3 ओम था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इस स्क्वायर शेप का जो वायर था उसका रेजिस्टेंस हमारे पास 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करा, तो जो हमारे पास लेंथ होगा, इसका टोटल लेंथ इसके लेंथ के बराबर मैंने कर दिया। कितना आ गया यहाँ से, इसका लेंथ अगर एक साइड में a मानता हूँ तो स्क्वायर की चारों साइड का सम क्या हो जाएगा, 4a। इसका लेंथ कितना होता है, 2πr। तो यहाँ से हमने r निकाल लिया या फिर πr निकाल लिया, 2a के इक्वल आ गया। ठीक है, ओके। अब r
आर ए बी को, इसको मैंने अलग से रेजिस्टेंस के फॉर्म में बनाया। मैंने बताया जैसे कि इसके इधर एक रेजिस्टेंस है, इसके इधर एक रेजिस्टेंस है, तो इधर वाले रेजिस्टेंस को मैंने आर नॉट बोल दिया, इधर वाले को भी आर नॉट बोल दिया। सर दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल क्यों लिया? क्योंकि आर के फॉर्मूले में रो एल बाई ए होता है, मटेरियल दोनों का सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। अगर लेंथ सेम हो जाए तो आप कहोगे कि रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। यस, तो देखो इतना पार्ट का लेंथ पाई आर, इतने पार्ट का लेंथ पाई आर, तो लेंथ भी बराबर, तो आप कहोगे कि रेजिस्टेंस जो आएगा अपर हाफ में लोअर हाफ में इक्वल आ जाएंगे। तो अभी आपको दिख रहा है कि ये आर नॉट और ये आर नॉट आपस में पैरेलल है, इनका रेजिस्टेंस का इक्वलेंट आएगा आर नॉट बाई टू। बस हमें आर नॉट निकल जाए हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, आर नॉट कैसे लिखोगे? आर नॉट क्या होता है देखो, रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए, एल कितना है पाई आर, एरिया को ए मान लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को, ठीक है। पाई आर की जगह पे क्या रख दो 2a, तो रो इंटू 2a बाई ए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये देखो कि यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस था हमारे पास, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास यहाँ पे देख, इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे आप? टोटल रेजिस्टेंस जो आर लिखा है वो लिखोगे रो इंटू 4a अपॉन ए, है ना। रो एल बाई ए होता है, इसका टोटल लेंथ कितना है? इसका टोटल लेंथ है 4a, है ना, ये जो आर आया था हमारे पास। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये रो इंटू 4a अपॉन ए बाई 2 लिखा हुआ है, मतलब इस रेजिस्टेंस का जस्ट आधा आ रहा है ये वाला, है ना। तो आर नॉट का वैल्यू हो गया आर बाई टू, तो आर ए बी कितना हो जाएगा? आर नॉट बाई टू, तो ये आर बाई टू का आधा करोगे तो आर बाई फोर, और आर कितना था? 12 था, तो 12 बाई फोर, आंसर कितना जाएगा? 3 ओम, खत्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगेन आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है, करते हैं इसे। अ कार इज मूविंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री to a horizontal with an acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैरेलल टू द प्लेन अपवर्ड। एक प्लेन है, इस पर एक ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से जिसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक। above was suspended by a string from the roof of the car, the angle in the degree with which the string makes with the vertical edge, ऐसे चल रहा है ना। अब ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अंदर अगर आप बैठो या फिर कार्ट पे बैठ के देखो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल से, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने मान लिया कि सपोज ये जो एंगल वर्टिकल से बन रहा भाई वो तो अल्फा बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक बीडी बनाने की कोशिश करी, है ना। तो एक तो एम जी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये टेंशन है इस वाले लाइन से अल्फा एंगल बना रहा है, तो मैंने टेंशन को वर्टिकल से अल्फा एंगल दिखा दिया, ठीक है। और कुछ लग रहा है? यस, अगर आप कार्ट के फ्रेम में बैठ के देखोगे तो सीडो नज़र आएगा आपको, सीडो आ गया एम ए, और सीडो किधर आएगा? इसके जस्ट ऑपोजिट, है ना, क्योंकि इसका मोशन तो अलोंग दी इंक्लाइंड होगा, है ना। तो ये तो अप द इंक्लाइन मोशन है, तो सीडो डाउन द इंक्लाइन लग जाएगा, तो ये लग गया। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर लिया। तो एम ए का ये कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस थीटा, ये आएगा एम ए साइन थीटा, ऑलरेडी एम जी डाउनवर्ड लग रहा है। टी का ये कंपोनेंट आएगा टी कॉस अल्फा, इधर आएगा टी साइन अल्फा, क्योंकि कार्ट के फ्रेम से ये भाई साहब रुके हुए हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो सारे फोर्सेस अब जो है सीडो लगाने के बाद बैलेंस होने चाहिए। तो टी साइन अल्फा हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, और टी कॉस अल्फा हो जाएगा एम ए साइन थीटा प्लस एम जी। ये दो इक्वेशन मैंने बना दी, इन दोनों को डिवाइड किया, टी से टी चला गया, साइन अपॉन कॉस टेन आ गया, यहाँ पे एम से एम चला जाएगा तो आएगा ए कॉस थीटा अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा। ए और जी का वैल्यू आपस में इक्वल है बोल रखा क्वेश्चन में, ये 10 है, ये रूट कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा, थीटा 30 दे रखा ना, तो कॉस 30 आ जाएगा रूट 3/2, यहाँ पे 10 1 प्लस साइन 30 1/2, 10 ने 10 को निपटा दिया, यहाँ आया रूट 3/2, यहाँ आएगा 1 प्लस 1/2 3/2, तो कितना हमारे पास आया 1/√2, तो tan अल्फा अगर 1/√2 है तो अल्फा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन आपको ना कभी आप ट्राई करना फ्लूइड मैकेनिक्स में, कि अगर हमारे पास एक कंटेनर दे रखा है और उसमें किसी लेवल तक पानी है, उसको किसी एक्सेलेरेशन से आप ले जा रहे हो, तो उसका जो फ्री सरफेस होगा वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ट्राई करना चाहिए वो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कैपेसिटर ऑफ 50 ओम माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन द फिगर। आपको दिख रहा है एक सर्किट, द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज, दिख रहा है आपको, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और 1 2 3 ये 3 लोग भाई साहब क्या है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं,
और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में एक क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया ऐसे पैरेलल। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसके बोला है कि अपर प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, मतलब हमें क्यू निकालना है। क्यू का वैल्यू क्या होता है, सी इंटू वी होता है। तो अगर हमें वी मिल जाए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाए, तो मैं सिंपली सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, चार्ज मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी कैपेसिटर अगर होता है, अगर आपने उसको वी पोटेंशियल में चार्ज कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, इस वाले सरफेस पर अंदर वाले प्लेट पे प्लस सी वी और इसके अंदर वाले प्लेट पे माइनस सी वी चार्ज एक्यूमुलेट होगा, है ना। तो बस हमें सी वी निकालना, हमें बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, हमारा काम यही है। अब उसने ये नहीं बोला किस टाइम पर निकालो, तो आपको स्टडी स्टेट लेके चलना है। स्टडी स्टेट में ये कैपेसिटर बेचारा क्या रहता है, बेचारा तो नहीं बोलूँगा, ये पूरा इसका पेट भरा रहता है, मतलब फुल्ली चार्ज रहेगा। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जिसका मतलब है कि इस पर कोई चार्ज और नहीं जाने वाला है यहाँ पर, मतलब ये सर्किट से आउट हो जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं जा रहा, कोई करंट नहीं जा रहा है। कोई करंट अगर नहीं जा रहा है तो इसको सर्किट में बनाने कोई मतलब नहीं है। तो अब हमें क्या करना, सिंपली इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है या फिर इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल निकालना, मतलब एक ही है। ठीक है, तो बस जैसे ये सर्किट से हटा, ये तीनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। ये तीनों आपस में अगर सीरीज में, इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 6 आ जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा। आई कितना जाएगा, तो बोलोगे 6/6, आई इजकल टू वी बाई आर, है ना। तो आई हमारे पास आ गया 1 मिली एम्पियर। आप ऐसे भी देख सकते थे कि ये जो 6 वोल्ट है, ये इन तीनों में डिवाइड होता है ना, क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 6 वोल्ट का 2 वोल्ट इसको मिलेगा, 2 वोल्ट इसको मिलेगा, 2 वोल्ट इसको मिलेगा। और मैंने इसी को पहले आई निकाल लिया, फिर इस वाले में बी इजकल टू आई आर लगा के भी निकाला था। खैर ये तो अंडरस्टूड था। तो 2 वोल्ट यहाँ मिलेगा, 2 वोल्ट यहाँ मिलेगा, 2 वोल्ट यहाँ मिलेगा, मतलब एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 वोल्ट, है ना। तो V तो हमारे पास आ गया, और यही x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उस 2 को हमें क्या करना है, सिंपली C से मल्टीप्लाई करना है। तो Q बराबर C इंटू वी करोगे। जो C का यूनिट था बच्चे, वो माइक्रो फैरेड में था, माइक्रो में था। तो हमारे पास जो आंसर आएगा चार्ज का, वो माइक्रो कूलम में आ जाएगा, जिसका आंसर है 100 माइक्रो कूलम। मतलब यहाँ पे आपको क्या लिख देना, 100 आंसर। बात समझे। आई होप फोर्थ क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या कहता है सुनो। वायर हैविंग a linear mass density, this is stretched between two rigid supports with a tension of 900 newton. The wire resonates at a frequency of 500 hertz. The next higher frequency at which the same wire resonate is 550 hertz. The length of wire क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, कि अगर मान लो इनके बीच में एक ही लूप बनता, क्योंकि ये दोनों पॉइंट नोड है, तो नोड के बीच में मिनिमम एक लूप बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंटी नोड मिलेगा, है ना। सबसे आप कह सकते हो फंडामेंटल, जब आपको फ्रीक्वेंसी मिलनी होती है तो ये बात है। इसके बाद क्या हो सकता है कि आपके पास 2 लूप बन जाए ऐसे। इसके बाद क्या हो सकता है कि आपके पास 3 लूप बन जाए ऐसे। ऐसे बहुत सारे लूप बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भाई एन लूप बन रहे हैं ऐसे। कितने लूप बन रहे हैं, एन लूप बन रहे हैं ऐसे। एक लूप की जो लेंथ होती है वो होती है λ/2। कितनी होती है, λ/2। एन लूप की लेंथ कितनी जाएगी, एन λ/2। इस वायर की लेंथ कितनी मान लिया, एल। एन λ/2 क्या हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा निकाल लिया, 2l/n हो गया। जो स्पीड ऑफ वेव है वो होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, तो एफ क्या हो जाएगा, v बाई लैम्डा रखोगे तो हमारे पास अगर nth लूप एन लूप बन रहे हैं, है ना, इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में, तो आप कहोगे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी एन वी अपॉन 2l। इसको हम लोग कई बार nth हार्मोनिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, nth हार्मोनिक्स भी कहते हैं। ठीक है ना। ओके, मान लिया कि इस nth हार्मोनिक्स वाली फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो 500, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी, जब n की प्लेस पे क्या रखोगे, n+1 रख दोगे। मैंने उसको f डैश बोल दिया, उसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 550। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया f डैश अपॉन f। तो ये v/2l कट जाएंगे, यहाँ आएगा n+1, यहाँ आएगा n, तो n+1 अपॉन n। f डैश का वैल्यू था 550, ये कट पिट गए। और यहाँ से आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा 55n, यहाँ पे आएगा 50n+50। ये इधर गया 5n इक्वल टू 50n की वैल्यू आ गई 10। अब इसमें या इसका यूज़ कर लो या फिर इसका यूज़ कर लो, l निकालने के लिए मैंने इसका यूज़ कर लिया। f इक्वल टू एन वी अपॉन 2l। f था हमारे पास 500, n हमारे पास 10 है। और v निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ साइड में रख रखा है कि कोई भी स्ट्रिंग अगर है ऐसे, उसमें टेंशन दे रखा t, तो जो वेलोसिटी होती है वेव की होती है √t
टी बाई म्यू। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। इसे कई बार लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं। ये देखो रखा सॉल्व किया, हमारे पास आया 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया बेटा, है ना। और ये 500, ये v की वैल्यू है, ये हमारे पास n था 2l, l कितना आ जाएगा? ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। सॉल्व किया, हमारे पास आया 10 मीटर। तो यहाँ पे आपको लिखना था 10। यही आंसर हो गया। आई होप पूरी बात समझ में आई होगी। अगेन ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना। ये टॉपिक बहुत ऐसा टॉपिक होता है जिसको यूजुअली बच्चे लोग इग्नोर मार देते हैं, या फिर उनको फील नहीं आती तो छोड़ देते हैं, जिसके चलते ये हमारा फ्री फोकट का क्वेश्चन हमारे हाथ से चला जाता है। तो मैं कहूँगा कि इस टॉपिक को कभी भी छोड़ के मत जाना, है ना। ये मस्ट डू वाला टॉपिक है, इसको करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन। When rubber ball is taken to a depth, है ना, यहाँ नहीं पता कितना डेप्थ है, इन अ डीप सी द वॉल्यूम डिक्रीज बाय दिस। आपको बल्क मॉडुलस दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, जी का वैल्यू दे रखा है। अब एक चीज सुनना, जब भी बल्क मॉडुलस दे रखा हो ना, तो बल्क मॉडुलस का ये फॉर्मूला आपको जरूर तुरंत के तुरंत लिखना चाहिए। क्या पता इसका इस्तेमाल हो ही जाए। dp अपॉन dv अपॉन, ये dv अपॉन v था, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। dv क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। और अगर आपने dv अपॉन v इंटू 100 कर दिया, ये आपको बोलेगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। हमारे क्वेश्चन में ना यही दे रखा है कि उसके वॉल्यूम डिक्रीज हो गया या फिर चेंज हो गया 0.5%। तो मतलब हमें दे रखा है dv अपॉन v इंटू 100। तो यहाँ से dv अपॉन v आ गया 0.5 इंटू 10⁻², ठीक है, या फिर 5 इंटू 10⁻³ अब इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस डेल्टा पी, और यहाँ पे आ गया बी, और ये देखो मैंने क्या किया, ये निकालना अपने को, इसको इधर भेज दिया। तो बी इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, चूंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था इसलिए इस पूरी का वैल्यू माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस लिख दिया, इस माइनस को इस माइनस से निपटा दिया, डेल्टा पी आ गया, ठीक है। डेल्टा पी को लिख दिया हमने रो जी एच। कैसे? क्योंकि जब यहाँ से यहाँ गया होगा ये, तो इस सरफेस पर अगर प्रेशर पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो लीनियरली बढ़ता है, तो यहाँ प्रेशर आएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, है कि नहीं। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना जाएगा प्रेशर का? पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी नॉट रो जी एच, ये लिख दिया हमने। रो का वैल्यू हमें दे रखा क्वेश्चन 10⁻3, जी की वैल्यू 9.8, एच हमें निकालना है, और इधर 5 इंटू ये बल्क मॉडुलस रख दिया हमने, ये है। और यहाँ पे इसका सॉल्व करोगे तो आएगा 10⁻5, 9.8 से 9.8 चले जाएंगे, है ना। और ये सॉल्व करोगे तो आपको एच मिल जाएगा 500 मीटर, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना था, ठीक है। आई होप बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बाकी छोटी सी बात ये पता होगी तो आपका काम बन जाता। अगेन बहुत ही फ्री फोकट का क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते बच्चों। ओह ये 8th क्वेश्चन आ गया। देखो ध्यान से क्या है। ब्लॉक moving horizontally on a smooth surface with a speed of 40 meter per second splits into two equal parts. If one of the part moves at 60 meter per second in the same direction, then the fractional change in the kinetic energy will be x:4। x क्या होगा? तो जब भी अपने आप कोई चीज़ स्प्लिट हो जाए या फूट जाए, एक्सप्लोजन वाले प्रॉब्लम, तो इसमें हमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना होता है, क्योंकि जो भी स्प्लिटिंग वगैरह हो रही है इंटरनल इम्बैलेंस के कारण हो रहा होता है, इसका नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो मैंने क्या कर दिया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया कि ये स्प्लिट होने से पहले का सिनेरियो था, इसका स्पीड हमने वी नॉट मान लिया, काइनेटिक एनर्जी के नॉट मान लिया, इसका मास m था, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, मतलब इसका मास पहले पार्ट का m/2, दूसरे फ्रैक्शन का दूसरे जो हमारे पास पार्ट है उसका m/2, दोनों सेम रहेंगे, है ना। इसका स्पीड v1, इसका स्पीड v2 मान लिया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी k1, इसका काइनेटिक एनर्जी k2 मान लिया, ठीक। तो पहला लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया हमने, बिफोर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम, लिख दिया m v नॉट m/2 v1 m/2 v2। चाहो तो आप यहाँ वेक्टर लगा सकते हो, मैंने वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि सबका जो मैंने डायरेक्शन माना है मोमेंटम का सेम ही डायरेक्शन माना है, तो इसलिए मैंने डायरेक्शन नहीं लगाया। m से m चला गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इधर आएगा 2 v नॉट, इधर आएगा v1 प्लस v2। v नॉट हमें क्वेश्चन में 40 दे रखा था और एक का स्पीड दे रखा 60, तो v2 दूसरे वाले का स्पीड आ जाएगा 20, ये आ गया। अब सबका काइनेटिक एनर्जी लिख लो, पहले वाले का हाफ m इंटू 40 स्क्वायर, मतलब इसका शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी वो आएगा 800 m, पहले वाले का हाफ m/2 60 स्क्वायर आएगा 900 m, इसका हाफ m/2 इंटू 20 स्क्वायर आएगा 100 m। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है
के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल। तो के फाइनल मतलब इन दोनों का सम, के इनिशियल मतलब इन इसका, इसको वैल्यू यहाँ पुट करा मैंने 900 प्लस 100 m, तो ये बाद वाला 1000 m हो गया, माइनस पहले वाला 800 m हो गया, डिवाइड बाई पहले वाला 800 m हो गया, ऊपर आएगा 1000 माइनस 800 200 अपॉन 800 मतलब 1/4। तो अब यहाँ पे देखो x/4 दे रखा आंसर, मेरा 1/4 आ रहा है, तो x कितना जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या रखना था आपको, सिंपली 1 रखना था, यही हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगेन बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही स्टैंडर्ड छोटा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, जो अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ता लिखता है और किसी भी कोचिंग का अगर वो मटेरियल थोड़ा बहुत भी सॉल्व किया होगा ना, इवन नीट लेवल का भी किया होगा, तो भी अच्छे से कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ना है आपको। ये ऐसे टॉपिक है ना, सस्ते सस्ते टॉपिक, जो आपको एक दिन अगर आप बढ़िया से बैठ जाओ 2-4 घंटे लगातार और अच्छे से पढ़ लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, तो इसके क्वेश्चन आप कभी भी छोड़ के नहीं आओगे पेपर में। ऐसा टॉपिक है ये। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, आपको ये दे रखा है। द एनर्जी कंटेन्ड इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस, ये आप किसी वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो दे रखा है आपको। वैल्यू ऑफ वी कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। देख बहुत आसान है बेटा, आप सभी लोग जो है एक कंसेप्ट जानते होंगे कि एनर्जी डेंसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं मौजूद है, तो हम एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये लिखते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। बस ई की जगह पे ई का एम्पलीट्यूड लेना, मतलब यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ठीक है ना। ये होता है एनर्जी डेंसिटी, होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब ये होता है टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, तो मैंने एनर्जी डेंसिटी लिखा, ये एनर्जी लिखा वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, इस एनर्जी की वैल्यू दे रखा है, सबकी वैल्यू पुट किया हमने, है ना। इस ई का वैल्यू पुट किया, वी निकालना है ना। देखो बहुत आसान है, 10⁻⁻12 से ही चला गया, ठीक। और ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये 11 हो जाएगा, ये 8.8 है ना। और ये ऐसे रह गया ये वाली चीज़। अब देखो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर आएगा 110 अपॉन 88, 11 से कट करूँगा तो ऊपर आएगा 10। मैं इसको अलग सॉल्व कर देता हूँ, ऐसे बचा था, है ना। तो ये आएगा 10, 11 से कट गया, ये आएगा 8, है ना। तो 10/8 इंटू 1/50 स्क्वायर, ये आ जाएगा वी। इसको सॉल्व करोगे, अब देखो ये पूरी यहाँ तक पूरा आपका मीटर क्यूब में चल रहा था, बट मेरा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ देखो सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैंने क्या किया, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा, है ना। तो बस सॉल्व किया बेटा, तुम्हारे पास आ गया 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये छोटा सा कैलकुलेशन बहुत आसान है, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप कर ले जाओगे। तो ये रहा आज का 2021 का जो है 31 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट के जितने क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट सारे मैंने कवर कर लिए। कुछ मिस हो गए होंगे तो कोई ना, आने वाले कमिंग लेक्चर्स में उनको कवर कर लूँगा। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा बच्चे, और अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहो, फॉर्मूले बनाते रहो, मतलब फॉर्मूले का एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाते रहो हर चैप्टर का, और ऐसे चैप्टर पहले नहीं निपटाओ जो आपके कम समय लेते हो, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।